Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today, my topic is federalism. This is a chapter which is in the 11th class political science. Today, I want to make you understand what does the federalism mean and is India a federal state or not. फेडरलिज्म को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी है. The most important thing is that what does the federalism mean? फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का सिंपल मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. यहां पे सेंटर यानी यूनियन अलग है और स्टेट्स अलग है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन रखा गया है स्टेट्स के पास अलग पावर होगा और सेंटर के पास अलग पावर होगा. पहली बात. दूसरी बात, जो वर्ड फेडरलिज्म है, द वर्ड फेडरलिज्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फोर्स, F-O-E-D-U-S, फोर्स means agreement. So what sort of agreement is this? The answer is simple. There is an agreement between the center and state regarding the distribution of powers. सेंटर के पास अलग पावर होंगे यानी यूनियन के पास अलग पावर होंगे और स्टेट के पास अलग पावर होंगे. So let's talk about the India. India have a two set of politics. One is at the regional and second is at the national. So regional के पास अलग पावर्स है, मीन स्टेट्स के पास अलग पावर्स है, और यूनियन के पास, नेशनल के पास अलग पावर्स है. रीजनल को, स्टेट्स को जो पावर दिया गया है, दे एंजॉय देयर ऑटोनॉमस पावर. Similarly, the union enjoy their autonomous power. Both cannot make any sort of interference with each other because the power is already separated. इनको जो पावर दिया गया है वो पहले से ही सेपरेट है. सेंटर स्टेट के बीच में इंटरफियर नहीं कर सकता, स्टेट सेंटर के बीच में इंटरफियर नहीं कर सकता. सो इन इंडियाज फेडरल सिस्टम द पावर इज ऑलरेडी डिवाइडेड. वी हैव टू स्कॉलर्स. वन इज केसी वेयर. केसी वेयर ने कहा है इंडिया इज लेस फेडरल एंड मोर यूनिटरी. यानी इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम जो है, स्टेट्स के पास जो है वो पावर कम है और सेंटर के पास पावर ज्यादा है. उसी को उसने कहा है इंडिया इज लेस फेडरल एंड मोर यूनिटरी. दस इंडिया इज ए क्वाजी फेडरल. क्वाजी मतलब हाफ, यानी इंडिया पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, हाफ फेडरल है. सिमिलरली बासु ने डेफिनेशन कही है इन इंडिया नाइदर प्योर फेडरल नॉर प्योर यूनिटरी, मिक्सचर ऑफ बोथ. ना तो यहां पे प्योर तरीके से फेडरल है, ना तो यहां पे पूरे तरीके से यूनिटरी है. यहां पे मिक्सचर ऑफ बोथ है, मींस फेडरल एज वेल एज यूनिटरी. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन कैरेक्टर एंड यूनिटरी इन सेपरेट. हम ये कह सकते हैं. आपको समझ में आया होगा कि फेडरलिज्म किस चीज को कहते हैं. इट्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फोर्स, मींस एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. When they have done the agreement, they decided to divide the power between the center and state. The state is enjoying now their own powers and the union or center is enjoying their own power. Center cannot do interfere in the state matters and the state cannot do interfere in the central matters. So their power are autonomous. Autonomous का मतलब होता है, मतलब आपको जो पावर मिल जाता है वो परमानेंटली मिल जाता है, आपके उस पावर में कोई और इंटरफियर नहीं कर सकता. सो ये हमने मतलब जाना कि क्या मतलब होता है फेडरलिज्म का. अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विच प्रूव दैट इंडिया इज हैविंग कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी व्हाट आर द फेडरल फ्यूचर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, मैंने कहा फेडरल फ्यूचर्स मतलब जब पावर सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होगा. सो फेडरल फ्यूचर्स कौन कौन सा. सबसे पहला पॉइंट डिवीजन ऑफ पावर. As in many lectures I told you that what does the power mean. ठीक. सो मैंने समझाया था कि पावर का मतलब आप अपनी विल किसी पे एग्जीक्यूट करना चाहते हो, लेकिन वो आपके विल को अपोजिट में है, लेकिन फिर भी वो आपके विल को एक्सेप्ट कर रहा है. सो इट मीन्स दैट इफ यू वांट टू एक्सरसाइज योर पावर, इफ यू वांट टू एक्सरसाइज योर विल upon others in spite his or her opposition, if your power gets the
legitimacy, then it became authority. So division of power. So power जो है वो डिवाइड है, सेंटर के पास अलग पावर है, स्टेट के पास अलग पावर है. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ फेडरल फ्यूचर इज डिवीजन ऑफ पावर. अब डिवीजन ऑफ पावर के अंदर पावर को हम समझते हैं कि किस तरीके से डिवाइड किया गया है. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, when our constitution was framed, the power was divided between the center and state. This division of power is mentioned in the 7th schedule of Indian Constitution. As you know the fact, in Indian Constitution we have the schedule system. We have total 12 schedules. So out of 12 schedules, the 7th schedule belongs to division of power. So what does that division of power? Division of power means the power is divided between the center and state. Now, center के पास कौन कौन से पावर है, उनको क्या कहते हैं? स्टेट के पास कौन कौन से पावर है, उन पावर्स में से उनको क्या कहते हैं, वही हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ पावर में. यूनियन के पास जो सेंटर है, सबसे पहले उसके पास 100 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे. यहां पे मैंने लिखा है 100 सब्जेक्ट्स, लेकिन आज उसके पास प्रेजेंट इरा में 97 सब्जेक्ट्स है. 97 सब्जेक्ट्स. नाउ आप कंफ्यूज हो जाओगे, व्हाट डज दिस सब्जेक्ट मीन. आगे मैं बता दूंगा सब्जेक्ट क्या होता है. आप सिंपली समझ लीजिए, द सब्जेक्ट मीन्स द डिपार्टमेंट्स. यानी द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट have total 97 subjects. Initially union had 100 subjects, so some subjects were removed from the union list, then it became the 97. So the 97 subjects have national importance. So union list includes all those subjects which have national importance. One thing. Second thing, in the union list, I told you it contains the 97 subjects. 97 subjects. The most important subject is like defense, foreign affairs, banking, currency, post and telegraph. These are the departments. So defense में, foreign affairs में, banking में, currency में, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स में अगर किसी को लॉ बनाना होगा, ये लॉ बनाने का पावर एंड अथॉरिटी सिर्फ यूनियन के पास है, सिर्फ सेंटर के पास है. यहां पे स्टेट कुछ भी नहीं कर सकती. होप सो क्या आपको समझ में आया होगा. सो द फर्स्ट लिस्ट इज व्हाट? इट्स द यूनियन लिस्ट. इट कंटेन्स हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? 97 सब्जेक्ट्स. इनिशियली इसके अंदर कितने थे? 100 सब्जेक्ट्स. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, स्टेट लिस्ट. यानी जो पावर स्टेट को दिए गए हैं, जिसमें सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है. इट कंटेन 61 सब्जेक्ट्स. इनिशियली इसमें 66 थे, लेकिन आज प्रेजेंट में इसमें 61 सब्जेक्ट्स है. सम वर रिमूव्ड. सो 61 सब्जेक्ट्स में से जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है लाइक हेल्थ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सो याद रखिएगा, स्टेट लिस्ट के अंदर टोटल पहले 66 थे, आज 61 है, और इसमें 61 में से एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड हेल्थ जो है वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है. उसके बाद तीसरा लिस्ट जो हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट. यानी सेंटर यूनियन लिस्ट के अंदर सिर्फ सेंटर लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट के अंदर सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है, यूनियन इंटरफियर नहीं कर सकता. अब कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होता है जिसके अंदर टोटल 47 सब्जेक्ट्स है आज प्रेजेंट एरा में. पहले 52 हुआ करते थे, आज 47 है. आउट ऑफ 47 द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आर लाइक द क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू द मैरिज, लाइक द इकोनॉमिक प्लानिंग एंड देन द एजुकेशन. सो दिस इज द थर्ड लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. लेकिन कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है? ये 47 सब्जेक्ट्स मतलब क्या होते हैं? यानी ये वो डोमेन है जहां पे सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकती है. यूनियन के अंदर सिर्फ सेंटर वाले, स्टेट के अंदर सिर्फ स्टेट वाले, कंकरेंट के अंदर यूनियन भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू क्लियर हियर इज द रेजिडरी लिस्ट, रेजिडरी पावर्स. रेजिडरी पावर्स जो है वो हमारे 248 आर्टिकल के अंदर आते हैं. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेजेंट इरा में 452 आर्टिकल्स है. सो जो 248 आर्टिकल है, द 248 आर्टिकल बिलोंग्स टू द रेजिडरी पावर्स. सो रेजिडरी पावर्स आर वेस्टेड इन द यूनियन लेजिस्लेचर. आप समझते हैं कि रेजिडरी पावर किस चीज को कहते हैं? कभी कोई नया इश्यू आ जाता है या कोई ऐसी बात आ जाती है दैट डज नॉट फॉल इन द यूनियन लिस्ट, नाइदर इन द स्टेट लिस्ट,
nor in the concurrent list. So नया इशू है. So that power, उसका क्या होगा, उस पे क्या किया जाएगा, that power lies in the center. उसी को हम कहते हैं residuary power. होप सो कि आपको समझ में आया होगा डिवीजन ऑफ पावर. The next point is the supremacy of constitution. Supremacy of constitution यानी फेडरल फ्यूचर के अंदर दूसरा पॉइंट जो है दैट इज द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इट मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम. इट मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस. यानी चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, हर एक को काम करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. गवर्नमेंट के जितने ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उन सबको काम करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. वो अपने विशेष से काम नहीं कर सकते. सो व्हाट इज सुप्रीम? द सुप्रीम इज द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. चाहे यूनियन को पावर मिले हो, चाहे सेंटर को पावर मिले या स्टेट को पावर मिले है, दोनों को काम करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही. द थर्ड पॉइंट इज Supreme Independent Judiciary. The Indian Constitution established a powerful and independent judiciary in India. So हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट सिस्टम, it decides the disputes between the center and state. So it interrupts the constitution and have the power of judicial review over the laws and executive orders of the government. It means that यानी सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चैप्टर है जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऊपर. सो उसके अंदर लिखा गया है, मान लीजिएगा जो लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है, चाहे यूनियन लिस्ट के अंदर बनाए या स्टेट लॉ बना रहा है अपने स्टेट लिस्ट के अंदर, या सेंटर भी बना रहा है और स्टेट भी बना रहा है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, लेकिन अगर उनके लॉज वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, वो लॉ तब तक पास नहीं होंगे. Those laws never became the law until and unless they will not support the constitution. They should be in the favor of the constitution. They should be as the provisions of the constitution. So अगर उन laws को पास होने से पहले एक रास्ते से गुजरना होता, that is the judiciary. So judiciary के पास जाएंगे, judiciary check करेगी whether the laws made by the legislature or the executive is as per the constitution or not. If they feel that the laws violates the constitution, they are not as per the spirit of constitution, those laws become null and void. वो laws cancel कर दिए जाएंगे. So the ultimate power who decides whether the law is as per the constitution or not is the judiciary. So judiciary has a supreme power. That power is known as the judicial review. It means that power of examination. यानी judiciary exams ले लेती है, examine करती है किनका, laws का, जो किन्होंने बनाए होते हैं, जो बनाए होते हैं legislature ने, और अगर वो constitution के खिलाफ होंगे तो उनको cancel कर दिया जाता है. The next feature of the federal is that's the bicameral legislature. Bi means dual, double. Bicameral system of legislature is another important feature of federal system of government. यानी यहां पे पार्लियामेंट के अंदर दो चैम्बर्स रखे गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, उन्हीं को हम कहते हैं दो, बाई. सो ये दिस इज द बिगेस्ट फ्यूचर ऑफ द व्हाट आई कैन से द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. सो ये हमने डिस्कस किए, कौन से पॉइंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं कि India is a federal state. Yes, we can say that India is a federal state. From the above points or the mentioned points, we proved that India is a federal state. Now come to the power, whether India is a unitary state or not. Unitary का मतलब क्या होता है? When center become more strong than state. यानी unitary का मतलब होता है जब center ज्यादा strong होगा, उसके पास ज्यादा power होंगे as compared to the state. So this is the another future, unitary futures. So division of power in favor of center. So याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पावर अगर हम देखेंगे, जो मैंने आपको कहा यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट्स, उस 97 सब्जेक्ट्स में देखिए सबसे ज्यादा पावर किनके पास है, सब्जेक्ट्स किनके पास ज्यादा है, यूनियन के पास. सो द पावर इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सेंटर. सो इट मेक्स सेंटर मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द स्टेट. सो वी कैन से इंडिया इज अ यूनिटरी स्टेट. व्हाई? बिकॉज द मेजर पावर or the big powers lies in the hands of the center. First one. Second thing, single constitution for both center and state. One of the sound principle of the federation is that there are separate constitution for both the center and the state. But in India,
देयर इज ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहां पे सेंटर के पास अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा और स्टेट के पास अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बट इन इंडिया both the state as well as center have the same constitution. They need to work as per the provisions of the same constitution. Neither the center nor the state can make any law which violates the constitution. So both center as well as state make the laws as per the provisions of the separate of the constitution. So ये बहुत ज्यादा यूनिटरी बना देता है किस चीज को, इंडिया को। द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल से इन मैनी फेडरल कंट्रीज देयर इज ए प्रोविजन फॉर डबल सिटीजनशिप। बहुत सारे फेडरल कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे डबल सिटीजनशिप मिल जाता है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप मिल जाता है। वाई सो? बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रमोट नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सो सिंगल सिटीजनशिप proves that unity has more powers, union has more powers. The next one is single integrated judiciary system. Single integrated judiciary system. I told you the Constitution of India provides for a single integrated judiciary system for the whole of India. The Supreme Court and the High Court are links in the same chain. So there are no two set of laws, but single civil criminal code for the entire country. यानी एक ही कोड है, एक ही लॉ पूरे कंट्री के लिए है। So this makes center more strong. Now come to the point of the emergency. Emergency यानी इमरजेंसी के समय पे क्या होता है? हमारे पास तीन तरह के इमरजेंसीज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है अंडर आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तीन तरह के इमरजेंसीज है हमारे पास। अब इमरजेंसी इन यूनिटरी। अब इमरजेंसी क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कंट्री के ऊपर अटैक होता है, एक्सटर्नल अटैक, कोई और कंट्री, चाइना, पाकिस्तान कंट्री के ऊपर अटैक कर लेता है। अब इस समय पे सारा पावर किसके हाथ में चला जाता है? हेड ऑफ द कंट्री, दैट इज द प्रेसिडेंट। सारा पावर प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाएगा। सो व्हेन द पावर गोज इनटू द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट, व्हेन द प्रेसिडेंट विल सी ईच एंड एवरीथिंग, सो उस समय पे हम कहेंगे कंट्री के अंदर इमरजेंसी चल रही है। सो कभी भी अगर किसी स्टेट के अंदर हालात खराब होते हैं, सो उस समय पे प्रेसिडेंट वहां पे इमरजेंसी लगा सकता है, एंड प्रेसिडेंट बिलोंग्स टू सेंटर। सो यहां पे किसके पास पावर है ज्यादा? सेंटर के पास। वो कभी भी स्टेट को, वहां पे उसकी गवर्नमेंट को कैंसिल कर सकता है और वहां पे अपना रूल एस्टैब्लिश कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी। या एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का मतलब होता है, सपोज जेएंडके की बात करते हैं या गुजरात की बात करते हैं, यहां पे जो स्टेट है उनको काम करना होगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर वर्क्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ यहां पे एक एजेंट होता है जो प्रेसिडेंट की तरफ से होता है, दैट इज द गवर्नर एक एजेंट होता है प्रेसिडेंट की तरफ से। वो रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को कि स्टेट के अंदर क्या हो रहा है। सो वो प्रेसिडेंट से कहेगा कि यहां पे काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हो रहा है। प्रेसिडेंट वहां से इमरजेंसी लगा देगा उस स्टेट के अंदर, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। सो इमरजेंसी के समय पे सेंटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू द स्टेट। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी किया जा सकता है। कौन करता है कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड? तो याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड कर दिया जाता है अंडर आर्टिकल 368 एंड पार्लियामेंट हैज द पावर। पार्लियामेंट मींस लोकसभा, राज्यसभा, देन द प्रेसिडेंट। याद रखिएगा। सो पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट the approval of the state government is needed in amending only certain provisions of the constitution. अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, ये पावर पार्लियामेंट के पास है, लेकिन कुछ फ्यू पॉइंट्स है जहां पे हमें स्टेट से परमिशन लेनी है, रेटिफिकेशन लेना है। बाकी पार्लियामेंट खुद कर सकता है। मेजॉरिटी चीजें ऐसी है जहां पे सेंटर को कोई भी जरूरत नहीं है स्टेट से परमिशन लेने की। सो हियर व्हाट, ड्यूरिंग द process of the constitutional amendment, the center exercising more powers because only the few provisions are mentioned in the constitution where the center can take the permission from the states regarding the amendment process. Thus Indian constitution has some federal features as well as unitary features, and the constitution India is federal
यूनिफॉर्म, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन सेपरेट। इसके अलावा और एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो हमारा यूनियन लिस्ट था, मैंने अभी कहा यूनियन लिस्ट के अंदर पहले 100 सब्जेक्ट्स थे, आज 97 सब्जेक्ट्स है। कौन कौन है वो भी मैंने बता दिए। यूनियन लिस्ट के अंदर जो 100 थे, 97 उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स निकाल लिए गए थे, या हम कह सकते हैं डिलीट किए गए थे, इसलिए फिर रह जाते हैं 97। सिमिलरली स्टेट लिस्ट जो है, स्टेट लिस्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट निकाले गए थे अंडर 42nd अमेंडमेंट 1976। याद रखिएगा, यानी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट्स डिलीट किए गए, 5 सब्जेक्ट्स अंडर विच अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट 1976। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 42nd अमेंडमेंट को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। वाई? बिकॉज इसके अंदर रेगुलरली एंड परसिस्टेंटली ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं। दिस बिकेम द रीजन दैट दिस अमेंडमेंट इज कॉल्ड द व्हाट? दिस इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, या तो हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि रेगुलरली इसके अंदर क्या होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। आज हमने डिस्कस किया फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरल फ्यूचर्स कौन से हैं, यूनिटरी फ्यूचर्स कौन से हैं। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। बिफोर कंक्लूडिंग माय टॉपिक, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल माय वेल विशर्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। द नेम ऑफ माय channel is Oshin's Education, Origin of Creative Energies and Neuroscience, started by Dar Shaukat. And do not forget to press on the bell icon. Thank you so much.